नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो कंपलसरी पेपर है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स उसकी यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये यूनिट सेकंड हो। ये जो यूनिट सेकंड मैंने लिखा है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और उस राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है उनके लिए है यूनिट सेकेंड। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक हो, जैसे कि अब इस यूनिट सेकेंड में हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो अलग अलग केस में वो आपकी यूनिट फर्स्ट में हो सकता है, यूनिट थर्ड में हो सकता है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है वहां से आपको टॉपिक देखते हुए यहाँ से पढ़ना है। और ये आज का हमारा डेमो वीडियो है। अगर ये डेमो वीडियो आपको अच्छा लगे और आप कंटिन्यू इसी चैनल से क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी और वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं, बिल्कुल चीप कोर्स आपको परचेज करना है। चीप कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखी है और इस बात की फुल गारंटी है कि जितना आप पे करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको कंटेंट यहाँ से मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा डेमो वीडियो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, इसकी यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर फर्स्ट है। तो इस यूनिट के स्टार्ट करने से पहले जो इसमें यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स है उन पे डिस्कस करते हैं। और ये जो डिस्कशन है ये ज्यादा डीपली तो है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने जो मैकेनिक्स जो बुक पढ़ी है उससे कुछ इक्वेशंस ड्राइव किए थे हमने, वो यहाँ पे एज इट इज में लिख रहा हूँ जो हमारे काम आने वाले हैं। तो हेडिंग डालनी हमको, द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। और देखो ये जो इक्वेशंस है ना, ये मेनली तो चार हैं, ठीक है, जिनमें से तीन पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जो पहला है वो तो ना के बराबर है क्योंकि डेरिवेशन में इसका यूज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो है आपका स्मॉल p इक्वल रो आर टी, ठीक है, ये प्रेशर है p। दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर में हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका यूज ज्यादा है नहीं तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हमने देखा था इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जब भी आए तो उसके लिए डेंसिटी को हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और डेंसिटी कांस्टेंट लेने के बाद हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया था कंटिन्यूटी का वो क्या था हमारे पास, del u by del x plus del v by del y plus del w by del z इक्वल 0। यहाँ पे u v w वेलोसिटी कंपोनेंट्स है अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ है विस्कस, जो हमारी बुक का भी नाम है ना, तो इस पे और बताना था मेरे को। तो विस्कस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी फर्श पे हम पानी को बिखेरते हैं, ठीक है, अगर उतने ही पानी को हम मिट्टी में बिखेरें तो क्या उतना आगे जा पाएगा जितना फर्श पे आगे जा रहा था? नहीं जा पाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का जो रीजन है वो विस्कोसिटी का खुद का फोर्स होता है, ठीक है, उस रीजन से विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है वो उस पानी की जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट लगता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसको उतनी जल्दी रोक लेगी पानी को, ठीक है, ये होती है विस्कोसिटी। तो दो इक्वेशन हमने देख लिए। अब तीसरा जो इक्वेशन है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होता रहेगा डेरिवेशन में। अब इसको देखते हैं, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम यहाँ पे चार इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो चार में से यूनिट सेकंड में तो हम दो ही पढ़ेंगे, सॉरी तीन पढ़ेंगे, एक तो ये एक और एक ये, इसका यूज है नहीं तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ये दोनों हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो तीसरा इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन और जो चौथा इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ एनर्जी। उस इक्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे जिसमें हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो चौथी यूनिट में हम इक्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे वहां पे हम टेंपरेचर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमको बस ये तीन इक्वेशन पे फोकस करना है यूनिट सेकंड में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको मैं लिख देता हूँ, रो del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z इक्वल माइनस del p स्मॉल p प्रेशर del p by del x प्लस म्यू, यू नहीं है, म्यू है कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है इसका, ये जो विस्कोसिटी है इसका, ठीक है। तो म्यू इसके साथ आपको लिखना अंदर del 2 u by del x स्क्वायर प्लस del 2 u by del y के रिस्पेक्ट में मतलब y स्क्वायर प्लस del 2 u by del z स्क्वायर, ठीक है। दूसरा इसी का रो del v by del t plus u del v by del x plus v del v by del y plus w del v by del z equal minus del p upon del y plus mu del 2v by del x2 del x square plus del 2v by del y square plus del 2v by del z2 और लास्ट इसका रो del w by del t plus u del w by del x plus v del w by del y plus w del w by del z equal minus del p by del z plus mu del 2w by del x2 plus del 2w by del y2 plus del 2w by del z2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तीन इक्वेशन लिखे मोशन किया ना, तो ये तो x डायरेक्शन के लॉन्ग, ये y के लॉन्ग और ये z के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब इन पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो जो हमने तीन इक्वेशन लिखे ना, ये x के, ये y के और ये z के लॉन्ग है, तो इसमें जो टर्म हमने यूज किया वो एक बार देख लो। यहाँ पे तो u v w है, u v w क्या है, u v w वेलोसिटी कंपोनेंट्स है अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x y z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। p क्या है आपका प्रेशर है, t क्या है टाइम है, ठीक है, और क्या बचा म्यू, हां तो म्यू को मैंने क्या बताया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दी जाए डेरिवेशन में, क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि जो आपका फ्लूइड है विस्कोसिटी फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है ना, तो इनकंप्रेसिबल के लिए आपको क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इनकंप्रेसिबल बोला जाए
ये वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो उसका मतलब क्या है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पे देखो मैंने इनकंप्रेसिबल लिख रखा है ना, तो जो डेंसिटी है उसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। दूसरा अगर वर्ड आ जाए आपके पास स्टडी, तो स्टडी का मतलब क्या है? यहां पे स्पेस नहीं है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। और इन इक्वेशन को और एक्सप्लेन करना है तो पहले मैं इनको ऊपर भी लिख देता हूं, फिर वो पॉइंट लिखेंगे। अगर इनकंप्रेसिबल वर्ड लिखा दिखे आपको तो उसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी वो कांस्टेंट है, और अगर स्टडी वर्ड लिखा दिया तो उसका मतलब है कि जो वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब देखो जैसे ये इक्वेशन हमने लिख रखे हैं, तो जो वेरिएबल है स्टडी वाले केस में वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यू है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी डेल बाय डेल टी, और यहां पे समथिंग कुछ ही हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, तो उस वो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा उसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस अगर अनस्टडी बोला जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका अपोजिट मतलब वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो इनको आप जीरो नहीं करोगे अगर अनस्टडी है तो, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल पता लग गया, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, स्टडी पता लग गया, जो वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, अनस्टडी वेरिएबल टाइम पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो u v w और p है ये अननोन वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में हमको कुछ ना कुछ इनको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन दी जाएगी, सोल्व करने के लिए कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। लाइक आपको बोल दिया जाए कि जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है ना वो x डायरेक्शन में हो रहा है, कौन से में? x में। अगर फ्लो x डायरेक्शन में हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो होगा? वेलोसिटी का u वाला, u जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्लो जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन क्या x के अलोंग है, x के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा। बाकी क्या? बाकी तो जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो ना तो y में हो रहा, y के अलोंग, ना ही z के अलोंग हो रहा। इसका मतलब x के अलोंग हो रहा है तो x वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो रहेगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि जो फ्लो है वो x डायरेक्शन में हो रहा है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ये वाली भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा। यहां से हम u कैलकुलेट कर लेंगे, साथ के साथ p भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन p के लिए कुछ अलग से कंडीशन आपको दी जाएगी, ठीक है। ओके, अगर ये बोला जाए कि जो फ्लो है वो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब नॉन जीरो कंपोनेंट यहां पे तीनों है, u भी है, v भी है और w भी है, ठीक है। साथ के साथ ये बोल दिया जाए कि स्टडी वर्ड, ये आपको और दे दिया जाए कि जो फ्लूइड है वो स्टडी के साथ है ना, तो उसका मतलब क्या है? ये तीन टर्म आपको जीरो करनी है फिर, ठीक है। और फिर ये जीरो करने के बाद u v w और p कैलकुलेट करोगे तो कोई और कंडीशन ऐसी दी जाएंगी जहां से आप उनको इजीली सोल्व कर पाओ, ठीक है। वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात करें इन इक्वेशंस के ऑब्जर्वेशन की, तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? चलो मैं लिख देता हूं, अब मैं इसको कर रहा हूं इन तीन लाइन को, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशन हम देख रहे हैं x y और z के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमको मिले हैं, इन तीनों से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस है ये सेकंड ऑर्डर के हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ है। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है ना वो मैक्सिमम कितने टाइम हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, ऑब्जर्वेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जो हमारा इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर। क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो और उसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, है ना। तो सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर। और कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? यहां पे ऑर्डिनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर रहे, यहां पे एक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे? नॉन सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो अननोन वैल्यू है वो क्या है? u v w और p है। अननोन वेरिएबल्स आर u v w एंड p, ठीक है, स्मॉल p। अच्छा, जब ये इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं ना तो जो लेफ्ट पार्ट है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण आता है। तो लेफ्ट पार्ट यानी LHS पार्ट को हम इंटरनल टर्म बोलते हैं, ठीक है। LHS इज कॉल्ड इंटरनल टर्म एंड RHS इज कॉल्ड विस्कस टर्म। और जो RHS है जब इनको ड्राइव करते हैं तो ये जो RHS पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन ये कहां से आता है? जो विस्कोसिटी फोर्स होते हैं वहां से। तो इसको बोलेंगे RHS पार्ट को विस्कस टर्म और इसको बोलेंगे लेफ्ट पार्ट को इंटरनल टर्म, ठीक है। ओके, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तीसरा हो गया, चौथा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नॉट अवेलेबल, ठीक है। कुछ केस में हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है लेकिन सर्टेन कंडीशन में, कुछ अलग से कंडीशन दी होगी उन केस में, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहो लिख लो या फिर याद रख लेना। चौथा हो गया, पांचवा सम एग्जैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ओके, तो ये था आज के वीडियो में यूनिट सेकंड का बिल्कुल बेसिक। अब कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट सेकंड जहां से हमारी स्टार्ट होती है उसको लेके चलेंगे, और ये जो बेसिक है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जो लगभग यूनिट है वो हमारी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको इस यूनिट के साथ यूनिट फोर्थ में भी मिलेगा। अंतर क्या दोनों में? यहाँ पे जो हम फ्लो फाइंड कर रहे हैं वो फ्लो किसके लिए? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और यूनिट फोर्थ में जो हम फाइंड करेंगे वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, ठीक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म इसमें से आता ही है, कई बार 20 नंबर का भी आ जाता है इसी टॉपिक से, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते इसको, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स नाम से क्लियर है। दो हमारे पास प्लेट होंगी और वो दोनों पैरेलल होंगी और उनके बीच में फ्लूइड का जो फ्लो होगा ना, उस फ्लो के कारण हमारे पास जो UV/W वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे उनकी UV/W जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे उनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। तो ये मान लिए मैंने दो प्लेट है, ठीक है, और ये दोनों जो है पैरेलल आपस में,
ओके और ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारा, तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करूंगा। तो इसको मैं एक्स एक्सिस लेट कर लेता हूं, ठीक है। और ये जो प्लेट है इनको मैंने अलग से डिनोट कर दिया है, इनकी पहचान कर दी है, ठीक है। अब एक्स पे परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस होता है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और ये कोई और नहीं वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो दो प्लेट हमने लिए ना, इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे इनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस है, ओके। और जो फ्लो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ये डायरेक्शन है फ्लो की, ये भी हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम से जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको लिखते हैं। तो क्या आएगा, कंसीडर टू प्लेट्स आर प्लेस्ड, हाँ चल भाई बैठिए, नीचे गिर गई, चलाई जब मैंने सोचा जब रखी तो बैठी थी, हाँ तो देख ले। कंसीडर टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस अलोंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इनको एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है हमने, ओके। और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ओके। तो ये तो हमने प्लेट के बारे में बता दिया कि दो प्लेटें दोनों पैरेलल है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रखी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम इस फ्लो की, ठीक है, जो फ्लो है हमारा उसके फ्लो की। तो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको इनकंप्रेसिबल और स्टडी वाला केस लेके चलना है, ठीक है। तो लिखते हैं फ्लो के बारे में, कंसीडर स्टडी इनकंप्रेसिबल विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग बिटवीन प्लेट्स इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। मतलब इन पे प्लेट का खुद का ही फोर्स होगा, बाहर से हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, ओके। देयरफॉर मोशन कैसे होगी, मोशन 2D होगी। हमारे पास कितनी प्लेट है, दो प्लेट है, फ्लो किधर है, एक्स के अलोंग है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। तो यहां पे जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, 2D होगी, मतलब एक्स और वाई, ये 2 डायमेंशन में, ओके। एंड इसके साथ और क्या आएगा, देखो अब ये जो चीज हमने लिखी है ना, यहां से हमको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पे डिस्कस भी किया था। देखो जब भी मैंने आपको बताया स्टडी वर्ड लिखा दिख जाए, है ना, तो स्टडी वाले केस का मतलब, स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ऐसे अगर आपके पास कोई टर्म दिखेगी तो उसकी वैल्यू आपको 0 लेनी है, ठीक है, ओके। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, जो रो हम लेते हैं डेंसिटी उसको कांस्टेंट लेंगे, ओके। और क्या कह रहे हैं, और इसने बोल रखा है मोशन इज 2D, ठीक है। अगर मोशन 2D है इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस यहां पे यूज हो रहे हैं, तो z के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, मोशन क्या है 2D है, तो डेल समथिंग बाय डेल z वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ओके। अब बात करें वेलोसिटी कंपोनेंट्स u v और w की, तो u किसका फंक्शन होगा, देखो यहां पे नॉन जीरो कंपोनेंट कौन सा है, x के अलोंग आप फ्लो करवा रहे हो ना, तो u ही तो नॉन जीरो कंपोनेंट है इसका, ठीक है। v और w तो 0 जाएंगे क्योंकि y और z के अलोंग आपने फ्लो नहीं करवा रखा, ठीक है। तो v और w तो 0 होगा, इसके u जो है वो नॉन जीरो है, तो u किसका फंक्शन होगा भाई, 2D है आपकी मोशन, तो u फंक्शन होगा, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। v w बता दो, v 0 w 0, और जो p है स्मॉल p प्रेशर वो भी x और y का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये जो पूरा आया हमारे पास, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें क्या आएगा, डेल x बाय, उल्टा बोल गया, डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इक्वल 0 इनकंप्रेसिबल के लिए। तो यहां पे हमने इनकंप्रेसिबल लिया ना, तो एक तो वो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे इनकी हेल्प से, और दूसरा हमने पढ़ा था तीसरे नंबर पे कौन सा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो x y z तीनों डायरेक्शन के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास जो रिड्यूस होके इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं और फिर उसको मैं लिखता हूं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट आया उसको मैंने बाय मिस्टेक रफ कर दिया, आप अपनी नोटबुक में देखना, अभी जो हमने इक्वेशन ट्राई किया था इक्वेशन फर्स्ट आ गया था ना, उसके बाद आपको लिखना है हेंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस टू, देखो किस में रिड्यूस होंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने क्या पढ़ा था, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इक्वल 0, है ना। तो यहां पे देखो डेल u बाय डेल x, ठीक है, प्लस डेल v बाय डेल y, और इक्वेशन फर्स्ट में जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, v की वैल्यू 0 आई है, तो डेल v बाय डेल y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सेकंड जो टर्म इसकी 0 हुई, थर्ड टर्म में क्या था इक्वेशन में डेल w बाय डेल z, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से हमको w की वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो वो थर्ड वाली टर्म में क्या होगी 0, और इक्वल हम क्या लेके चलते हैं उस इक्वेशन के 0, तो ये आ गया आपके पास डेल u बाय डेल x इक्वल 0, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पिछले लेक्चर में देखा मैंने लिखवाई थी सेकंड नंबर पे, एक तो था इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो तो हमारे काम की है नहीं, किसी भी डेरिवेशन में काम नहीं आएगी, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, और सेकंड वाली और थर्ड वाली काम आ रही है, देखो अब यहां पे काम आ रही है ना, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अच्छा अब बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वहां पे तीन इक्वेशन हमने लिखे थे x y और z के लिए, हां। तो एक बार आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं x वाला लिख देता हूं, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं नीचे रो डेल u बाय डेल p प्लस u डेल u बाय डेल x v डेल u बाय डेल y w डेल u बाय डेल z इक्वल माइनस डेल p बाय डेल x प्लस म्यू डेल 2u बाय डेल x2 प्लस डेल 2u बाय डेल y2 प्लस डेल 2u बाय डेल z2, ठीक है, 2a डेल z2, ये इक्वेशन x वाला लिखा है मैंने अभी, ओके। अब जो इक्वेशन फर्स्ट जो इससे पहले आया था, है ना, उसकी हेल्प से हम इसको y वाले को और z वाले को रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, देखो रो, ओके, इक्वेशन फर्स्ट में देखो मैंने लिखा था डेल समथिंग बाय डेल t इक्वल 0, क्यों, क्योंकि आपको बोल रखा है ना उससे स्टडी है ना, स्टडी का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी इसकी वैल्यू 0 लेके चलनी है। तो डेल समथिंग बाय डेल t 0, यानी आगे वाली टर्म चाहे ये u वाला मतलब x वाला या y वाला या z वाला, आगे तो t वाली थी ना बाय डेल t वाली, ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाएंगे 0, तो आगे वाले तो 0 ही आएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये रो है, और ये भी 0, ठीक है। अब दूसरे पास आओ, यहां पे देखो u इनटू, ओके, डेल u बाय डेल x, और डेल u बाय डेल x देखो यहां से हमको क्या मिल रहा है, डेल u बाय डेल x 0, तो u इनटू 0, तो ये भी हो गया 0। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या आएगा, चलो पहले x वाले को कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद देखेंगे ये x वाले, हां। तो v की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट में देखो v की वैल्यू और w की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 थी, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 इक्वल माइनस डेल p बाय डेल x प्लस म्यू, ठीक है। इधर क्या आएगा, देखो डेल u बाय डेल x के आपके पास डेल u बाय डेल x 0 है ना, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो भी 0 आएगा, प्लस डेल 2u बाय डेल y2, अच्छा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, इक्वेशन फर्स्ट में देखो मैंने लिखा था 2d होने की वजह से डेल समथिंग बाय डेल z वो 0 था,
ठीक है। अगर डेल समथिंग बाय डेल z 0 है तो इसको फिर से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, इक्वल इक्वल कुछ नहीं, इक्वल नहीं चल रहा है, तो ये आ गया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है। अब बात करें हमें y वाले की, तो y वाले में ये तो 0 हो गया, y वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा, u w रहेंगे, लेकिन ऊपर भी आ जाएंगे, है ना। और v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिल रही है 0 मिल रही है, तो डेल बाय डेल x ऑफ 0 क्या आएगा 0, तो 0 ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ऊपर वाले 0 नहीं कुछ ऐसे, क्यों y के लिए लिख रहे हैं, तो y के लिए यहाँ पे v है ना, और v की वैल्यू हमको इक्वेशन फर्स्ट में 0 मिल रही है, तो ये तीनों 0 हो गए, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0 + 0 + 0, इधर क्या आएगा देखो, उसमें y आएगा, y वाले में यहाँ पे x था तो माइनस डेल p बाई डेल y प्लस म्यू इनटू, अब यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो u था, u है x वाले में, और y वाले में क्या आएगा v आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और v की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 + 0 इक्वेशन 4, ठीक है। इसको देखो ये कौन सा है z वाला, तो z वाले में आगे वाले तो सारे 0 है, ठीक है, ये सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा w w w z के लिए, है ना, और w की वैल्यू फर्स्ट से क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रही है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तीनों क्या हो गए 0 हो गए, इक्वल। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस डेल p बाई डेल z आएगा, है ना, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी देखा डेल समथिंग बाई डेल z, वो क्या है 0, क्यों, क्योंकि जो फ्लो है वो 2D है, मोशन क्या है 2D है ना, 2D होने की वजह से डेल बाई डेल z क्या था 0 आया था, डेल समथिंग बाई डेल z, तो ये भी क्या आएगा 0 प्लस म्यू, अंदर देखो क्या आएंगे, x के लिए u थे, y के लिए हमने v लिखे, z के लिए w, ऊपर w w w, है ना, और w की वैल्यू क्या है 0, तो ये तीनों क्या हो गए 0, 0 + 0 + 0 इक्वेशन 5, तो 3 ये इक्वेशन और आ गया हमारे पास, यानी 5 हो गए अभी तक इक्वेशन, ओके। अब देखो ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इस इक्वेशन सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखो क्या मिलेगा इक्वेशन सेकंड से, अभी हमने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट में डेल समथिंग बाय डेल टी इक्वल 0 स्टडी केस में, है ना, तो स्टडी वाले में हमने क्या बोला था डेल समथिंग बाय डेल टी 0 है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो इस t से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो डेल u बाय डेल x, इसका मतलब ये जो वेरिएबल u है ये x से इंडिपेंडेंट है, अगर u x से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, u को तो हमने x और y का फंक्शन बोल रखा था, और यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो u है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो x किसका फंक्शन बचा, ओनली y का, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे वी गेट u, हम पीछे से देख सको, थोड़ा सा देख सको, ये फोन में देखो, हाँ बल क्या अभी ना देखी, बल क्या दिखेगा, बल क्या दिखी कोने में, हाँ वे फोन में नहीं देख पड़ेगा, हाँ पानी दियो मत, बर्तन दियो पानी पिला दो, अभी तो मेरे ना वैसा पानी क्यों दे दो, इधर आ भाई, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो इक्वेशन सेकंड क्या कर रहे हैं, अच्छा डिस्कस कर लिया हमने, u जो है कौन u, इसको ठीक से बनाओ u, ठीक है, u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, u जो है x से इंडिपेंडेंट है, u अगर x से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, u को तो हमने x और y का फंक्शन बोल रखा था ना, और u x से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब u केवल और केवल किसका y का फंक्शन बचा, u इज फंक्शन ऑफ y ओनली, u केवल और केवल y का फंक्शन बचा, ओके। ऐसे ही अगर मैं इक्वेशन 4 की बात करूं, ये तो पूरा 0 है, पांचवा तो, है ना, और इसमें u तो आ गया p और आ रहा है, तो पांचवे से देखो, चौथे से क्या मिला आपको, ये पूरा 0, ये भी 0, ये टर्म इक्वल 0, ये टर्म इक्वल 0, इसका मतलब डेल p बाय डेल y इक्वल 0, अगर डेल p बाय डेल y की वैल्यू 0 है, डेल p बाय डेल y की वैल्यू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि जो p है वो y से इंडिपेंडेंट है ना, अगर p y से इंडिपेंडेंट हो गया, और p को तो स्टार्टिंग में मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या बोला था p x और y का फंक्शन, है ना, p को x और y का फंक्शन बताया, और यहां पे कह रहे हैं जो p है वो y से इंडिपेंडेंट है, तो अब p किसका फंक्शन बचा, केवल केवल x का बचा, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट u, ये तो हो गया p, यहां पे क्या p, हां p इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन आएगा x ओनली, y से इंडिपेंडेंट हो गया, और स्टार्टिंग में मतलब इक्वेशन फर्स्ट में x और y बता रखा था, y से इंडिपेंडेंट हो गया तो किसका बचा, x का बचा, ठीक है, ओके। अब ये दोनों हमको पता लग गया कि जो u है वो y का, p जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन थर्ड पे, इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा है, तो इक्वेशन थर्ड को अगर मैं देखूं तो ये तो 0 है, और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है माइनस डेल p बाई डेल x, ओके, प्लस म्यू इनटू ये टर्म, है ना। अब यहाँ पे जो डेल है उसको मैं d से रिप्लेस कर सकता हूँ, इस डेल को भी d से, क्यों, क्योंकि अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये ऑर्डिनरी है, कैसे ऑर्डिनरी है, ठीक है, पार्शियल नहीं है, पार्शियल का बोलते हैं जब एक से ज्यादा पे डिपेंड करता हो, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास p है और जो u है वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, u y का है, देखो यहाँ से u y का फंक्शन है और p x का है, p x का, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने की वजह से कैसे इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशन है, तो ऑर्डिनरी इक्वेशन में तो हम d यूज करते हैं, ठीक है, तो अब मैं इसको डेल के बजाय d से रिप्लेस कर रहा हूं, तो क्या लिखे हम नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ओके, स्पेस तो नहीं है, चलो फिर ये रख करना पड़ेगा बाद में, नहीं यहीं पे कर देता हूं, स्पेस है ना नीचे चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो ये 0 हो गया, उसको मैंने लिखा माइनस dp बाई dx, और ये हो गया प्लस म्यू, इसके साथ क्या आएगा डेल के बजाय d करो d2u बाई dy2 इक्वल 0, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, ध्यान है कुछ, हम जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, कौन सा नॉन जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट, वो कौन सा है हमारा u है ना, तो u की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और u की वैल्यू हम यहां से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ये u नहीं है, ये तो म्यू है, ये तो म्यू है, ठीक है, कोएफिशिएंट किसका, डेंसिटी सॉरी उसका विस्कोसिटी का, ठीक है, तो यहां पे रहा u, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले टर्म को एज इट इज रखो, बाकी को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड d2u बाई dy2, और यहां से हम u कैसे निकालेंगे, दो बार इंटीग्रेशन कर लेंगे तो u ही बचेगा, ठीक है। अब मैं रफ कर देता हूं और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं u कैलकुलेट करूंगा ऊपर, तो ये dp है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू d2u अपॉन dy2 इक्वल, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया dp बाई dx, ठीक है, d2u बाई dy2 इक्वल 1 बाई म्यू dp बाई dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन क्या आएगा, du बाई dy एक बार किया है, ठीक है, और इधर 1 बाई म्यू और dp बाई dx y के रिस्पेक्ट में कर देना, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर दे तो वेरिएबल y आ जाएगा इनटू y और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a आ गया। अब फिर से डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, अगेन ऑन इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो u, और इधर क्या आएगा 1 बाई म्यू और dp बाई dx, और y का क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 का 2 मैंने यहां लगा दिया, प्लस a के साथ y आएगा और एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b आ जाएगा, नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b आ गया। अब देखो यहां पे ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना, ठीक है, इक्वेशन 6 बोल गया, पांचवा तो 0 वाला था ना, ओके। अब ये जो इक्वेशन 6 आ गया, यहां पे दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे a और b, अगर मैं a और b को कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को u की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके।
और पी के लिए अलग से कंडीशन देगा, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ए और बी को कैलकुलेट करना। अब ए और बी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, और ये जो हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन ड्राइव कर लेना, तो इसमें 3 केस बनते हैं। ठीक है, वो 3 केस क्या, देखो जैसे कि ये प्लेट थी हमारे पास, ठीक है, और ये y एक्सिस था, x के लॉन्ग प्लेट रखी थी। ठीक है, पहला केस ये कि मैं इस वाली नीचे वाली प्लेट को तो फिक्स रखता हूं और ऊपर वाली को मूव करवाता हूं, तो जो फ्लो होगा वो इस ऊपर वाली की गति के कारण होगा। ठीक है, एक केस ये। दूसरा, तो उस केस जो पहले केस अभी मैंने डिस्कस किया, तो वहां से हम ए और बी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग से कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी है ना, आगे करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। दूसरा ये कि अब की बार मैंने ना तो इस प्लेट को और ना इस प्लेट को छिड़ा, यानी इनको फिक्स रखा, लेकिन मैंने फोर्स ग्रेडियंट यूज किया, तो उस फोर्स ग्रेडियंट की वजह से फ्लूइड का फ्लो होगा। ठीक है, ये जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है किस रीजन से हो रहा है, उन रीजन की वजह से हम अलग-अलग केस में ए और बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा केस ये हो गया, इन दोनों को फिक्स रखा और कोई फोर्स ग्रेडियंट हमने यूज किया। तीसरा केस, जब मैं इसको फिक्स रखूं, इधर से मैं फोर्स ग्रेडियंट यूज कर रहा हूं और ऊपर वाली प्लेट को भी मूव कर रहा हूं, यानी ये दोनों केस लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी, उस रीजन से भी जो फ्लो है वो होगा, और उस केस में भी हम ए और बी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 केस मैंने बताया, इन तीनों का अलग-अलग नाम भी है, तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर एग्जाम में आपसे कोई भी इन तीनों में से कोई भी केस दे दिया जाए, तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक शुरू से यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पहले केस के लिए बोल रखा हो, चाहे दूसरे के लिए, चाहे तीसरे के लिए। मान लो तीसरे केस के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया, तो यहां तक आप करोगे और फिर जो तीसरा केस में करवाऊंगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस के लिए बोल रखा है, तो यहां तक तो आपको करना ही है, और उसके बाद जो दूसरा केस करवाऊंगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो पहला केस है उसके लिए कंटिन्यू आपको करना है 6, और उसके बाद जो पहला केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वहां से। ओके, तो यही बताना था आज के वीडियो में मेरे को। और ये जो इक्वेशन 6 है, यहां तक आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको बार-बार 2-4 बार करोगे तो ऑटोमेटिक अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। बोलोगे नहीं अपना ज्यादा कुछ रटने की है नहीं इसमें, स्टेप बाय स्टेप हम चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 6 का अब हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ए और बी कैलकुलेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमको u की वैल्यू मिल जाएगी, ये हम आगे करने वाले हैं।